हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं। कल जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? यदि इसको शॉर्ट में यदि आंसर बताया जाए तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि ये अम्लीय होते हैं। ठीक है ना? जो पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और ये बर्तनों से क्या कर लेते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। यदि इसको शॉर्टकट में यदि आंसर देखा जाए, शॉर्टकट सबसे बड़ा रीजन है, जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय। बस यही आपका आंसर रहेगा। इसे अपन बड़ा चला के क्या बोलेंगे? दही एवं खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबा के बर्तनों में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि यह पदार्थ अम्लीय होते हैं। वो बर्तनों से क्या कर लेते हैं? ये बर्तनों से क्रिया कर लेते हैं। सबसे बड़ा और बड़ा कारण इसका यही है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अम्ल का जली विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अब इसका आंसर क्या आएगा? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? अब अपन इसके बारे में ही बताना है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? विलयनों में विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। ज्ञात है कि अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन या हाइड्रोजन का H2O प्रदान करता है, जो H2O प्रदान करता है, जो विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी है। अब अपन इसे सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? सरल भाषा में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां से लिख रहे हैं अपन, विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए। किसके? विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयनों की आवश्यकता होती है। आयनों की आवश्यकता होती है। ठीक है? विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयनों की आवश्यकता होती है। और अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। और जो अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल। इसका कौन सा विलयन? जल वाला विलयन, जलीय विलयन। क्या क्या करता है ये? पहली कंडीशन तो H प्लस आयन। कौन सा आयन?
H प्लस आयन या हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन H2O प्लस प्रदान करता है। क्या बोलेंगे, विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की। अम्ल जलीय विलयन जो होता है H प्लस आयन तथा हाइड्रोनियम आयन H2 प्रदान करता है, जो विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी है। जो किसके लिए, जो विद्युत के चालन के लिए आवश्यक है या उत्तरदायी है। ठीक है, अपने शुद्ध भाषा में विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए अब आयनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की आवश्यकता होती है। और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन H2 प्रदान करता है, जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, अपन इस प्रकार इस क्वेश्चनों को जैसे हल कर सकते हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा है। विलयनों के विद्युत प्रवाहन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की आवश्यकता होती है। और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विलयन H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन H2O प्रदान करता है, जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा कौन सा, बेकिंग सोडा। अब अपन बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकिंग जो सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, आपका हो जाता है NaHCO3। ये हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र। यदि इसकी उपयोग की बात करें, किसकी बात करें, इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग जो होता है कांच, इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है, उद्योगों में। और एक और उपयोग अपने बताया था, घर की साफ सफाई में, घर की साफ सफाई। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र ये हो जाएगा आपका। और इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइड में कर लेता हूँ मैं। दिख रहा है आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व, अपने जो जीवन काल है इसमें पीएच का क्या महत्व। ठीक है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विलयन में। किसमें, विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित
उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए। विलयन में उपस्थित क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं इसकी क्या ज्ञात करने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। क्या किया गया है, एक स्केल बनाया गया है, एक स्केल विकसित किया है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, पीएच स्केल। इसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। कंडीशन क्या है, विलयन में उपस्थित क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, इसे अपन पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल, ये तो होगा आपका पीएच स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, विलयन में उपस्थित, अपन क्या बोलेंगे, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसका महत्व, पीएच का महत्व क्या है, अब इसका पीएच का महत्व बताना है। इसका फर्स्ट वाला महत्व ये होता है, जो प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी, वो क्या होते हैं, पीएच परास में। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसा, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी केवल पीएच परास में ही जीवित रह सकते, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या हो जाएगा, जो जीवित प्राणी होते हैं वो केवल पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, और अच्छी उपज के लिए, क्या, पौधे वगैरह जो होते हैं, अगर पीएच मान सही रहेगा तो अच्छी उपज के लिए, मतलब देखिए एक कंडीशन होता है, मौसम कैसे भी हो, कुछ नियमित स्तर तक ही व्यक्ति इसमें जीवित रह सकते हैं। यदि टेम्परेचर यदि हाई बढ़ा दिया जाए, यदि पीएच मान कम से कम ग्रीष्म में जहाँ पे आपका किसी व्यक्ति का पीएच टेम्परेचर 150 200 हो जाए, तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो ये जीवित प्राणी केवल पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। और यदि पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे यदि जीवित कब रहेंगे, तब रहेंगे जब इनका, जो इनको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी मिलती है। यदि इसको इनको ज्यादा धूप मिल जाए तो भी ये जीवित नहीं रह सकते, कम धूप मिल जाए तो भी ये जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, सभी पौधों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग है कि इनको जैसी जैसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वैसी वैसी मिलनी चाहिए। यदि ज्यादा ऊर्जा मिल जाए तो भी ये जीवित नहीं रह सकते, यदि ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो भी जीवित नहीं रह पाएंगे, या फिर ज्यादा ठंड पड़ जाए तो भी ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अपन इसे दे सकते हैं अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए, या पौधों में वृद्धि के लिए। ठीक है, अपन क्या, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन
इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसका जो महत्व है, जीवित प्राणियां केवल पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, अच्छी उपज के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए। ठीक है, इसके ये तो हो जाएंगे आपके महत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हैं? क्या हो जाएगा आपका? क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना। अब अपन को ये देखना है क्लोर क्षार अभिक्रिया होती क्या है। कंडीशन क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड, इसके जब सोडियम क्लोराइड के जली विलयन, कौन से विलयन में? जब सोडियम क्लोराइड की जली विलयन में क्या करते हैं अपन? विद्युत धारा प्रभावित, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित होकर क्या करती है? ये वियोजित होकर, वियोजित होकर क्लोरीन गैस, क्या? क्लोरीन गैस और या फिर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता, बनाता है या बनती है। जब हम सोडियम क्लोराइड की जली विलयन क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा क्या कर रहे हैं? अपन करंट छोड़ रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये वियोजित हो जाती है। वियोजित मतलब बट जाती है, बटने के बाद वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। इस प्रक्रिया को ही, और इस प्रक्रिया को ही क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? जब सोडियम क्लोराइड की जली विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, कौन सी धारा? विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो ये वियोजित होकर क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनती है, तो यही अपनी क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर दीजिए। ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है, किंतु दूध का दही में परिवर्तन होने से, किंतु दूध का दही में परिवर्तन होने पर, दूध का दही में परिवर्तन होने पर पीएच मान में दही बन जाते हैं। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। क्वेश्चन है अपना, ताजे दूध का मान
6 होता है दही बन जाने पर इसका मान क्या हो जाता है, दही बन जाने पर इसका मान, दही बन जाने पर इसका मान में क्या परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा। अब ने इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही आंसर है, ताजे दूध का मान 6 होता है, हमें पता है, ठीक है, ताजे दूध का मान 6 होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूध दही बन जाने पर इसका मान में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका मान जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका 4.5 से लगा के 5.5 हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। 4.5 से 5 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल की अधिक सांद्रता हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि इसका ताजे दूध का पीएच मान 6 तो होता है, लेकिन दही बन जाने पर इसका मान में क्या परिवर्तन, तो इसका मान जो रहेगा 4.5 से लगा के 5.5 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल की सांद्रता अधिक हो जाती है, यही इसका आंसर है, ठीक है ना, ज्यादा रट्टे मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण दीजिए। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण, लेकिन वापस बता रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता दूंगा। इससे आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आगे पूछा गया है, इसे आद्ररोधी आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसे आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक समीकरण दीजिए और इसे आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ये दो चीज पर अपन डिस्कशन करना है। तो पहली चीज तो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है, अपन लिखेंगे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 H2O होता है, ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है। अब अपन इसकी क्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो अभी अपन ने सूत्र लिखा है, क्या लिखा है इसका सूत्र। अब इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है और जम जाता है, यही कारण है कि आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। तो ये क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके संपर्क में, नमी के, नमी के संपर्क में
आने से क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है ये? जल को अवशोषित। अब लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और क्या करेगा, जब जल को ये अवशोषित कर लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने से जल अवशोषित कर लेता है। और जब ये जल को अवशोषित कर लेता है तो ये किसमें बदल जाता है? जिप्सम में। जिप्सम में बदल जाता है। आप क्या करते हैं, जिप्सम में बदल जाता है। और जिप्सम में बदल के क्या करता है, ये जम जाता है। जिप्सम में बदल कर ये क्या करता है, जम जाता है। अब ये जम गया। अब इसकी जैसे में अपने एक समीकरण आपको दे देते हैं। और यही कारण है कि आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। क्या कारण है? यही कारण है कि इसे आद्ररोधी, अपनी परिभाषा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर जल अवशोषित कर लेता है और जिप्सम में बदल जाता है। और जिप्सम में बदलने के बाद क्या करेगा, ये जम जाता है। और इसी यही कारण है कि इसे आदिरोधी बर्तन में रखा जाता है। अब आपको मैं समीकरण देता हूँ। COSO4 2H2O, ठीक है, H2O प्लस 3H2O की क्रिया अपन पानी से अपशोषित होकर अपशोषित कर लेता है। बनाता क्या है? 2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है, 2H2O ये बनाता है। अब क्या होगा आपका, ये वाले आपके मान क्लियर हो गए।